बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आखिर क्या हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तशहीर और भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए क्या अहम इक़दामात कर रही है। जबकि प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह मोदी और मोदी का भारत एक्सपोज हो चुका है। मोदी का खेल तमाम हो चुका। आज मोदी न घर का न ही घाट का रहा। मोदी का सियासी करियर आज अपने इख्तिताम के करीब है। मोदी का 2002 में गुजरात से शुरू होने वाला खून का खेल अब खत्म होने वाला है। मोदी की तमाम तदबीरें उल्टी पड़ चुकी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मीडिया भी मोदी के इक़दाम और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रहा है। मोदी सरकार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से भी खौफजदा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की भी पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक दिल्ली खामोश है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलायात अताउल्लाह तारड़। बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हम बारहा देख चुके हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडिया की तरफ से कोई नई बात नहीं है। माजी में भी कोई ना कोई चीज़ जो है अचीव करने के लिए ये बहाना इस्तेमाल होता रहा है। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ होने जा रही है या क्या मोदी करना चाहता है कि इस चीज़ को एज प्रीटेक्स्ट यूज़ किया जा रहा है, एंड व्हाट हैव दे अचीव्ड सो फार? देखिए, ये मोदी सरकार का वतीरा है कि कोई भी ऐसा वाकया एज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक ना हो, उसको अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करना। जैसे पुलवामा के बाद कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक सोची समझी साजिश है कि ऐसा वाकया जिसकी एफआईआर वाकये के 10 मिनट बाद रजिस्टर हो जाए, पुलिस 1 घंटे बाद मौके पे पहुंचे और एनी शाहिद जो है वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं कि पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची है जी। और ये तमाम चीजें जितना प्रोपेगेंडा किया गया वो सारा एक्सपोज हो चुका है। तो लगता ये है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया जाए गैर कानूनी तौर पे और एकतरफा तौर पे। तो ये मोदी सरकार की जो वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया है, इसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है कि हम किसी भी एग्रेशन और मिसएडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देंगे, फैसला कुन जवाब देंगे। और 2019 की मार इनको भूली नहीं है कि जब इनके 2 जहाज गिरा के इनके पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के भेजा था। अब इस बार शायद चाय ना पिलाएं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी अब इधर आए तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, एंकर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया यूजर्स, मीमर्स पाकिस्तान के, जेन जी ने, सबने मिलकर मुकाबला किया है और भारत का बयानिया नाकाम रहा है। उनके जर्नलिस्ट रो रहे हैं। बरका दस्त जैसी औरत कहती है जी वेस्टर्न मीडिया हमारा बयानिया नहीं चला रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है नो एविडेंस ऑफ पहलगाम टू बी लिंक्ड विद पाकिस्तान। अल जजीरा कहता है नो एविडेंस। टाइम कहता है नो एविडेंस। उसके बाद जितने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं वो कह रहे हैं एविडेंस नहीं है। तो ये नो एविडेंस जब आया है तो ये तो भारत की नाकामी है। और सफारती महाज पे भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको ऑल आउट सपोर्ट मिलेगी मुख्तलिफ ममालिक की, वो सपोर्ट हासिल करने में उस तरह नाकाम रहा है। हर मुल्क ने कहा कि जी हमारे पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी चल रही है दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह टू आवर एडवांटेज। तो मोदी सरकार चाहे वो बिहार का इलेक्शन उन्होंने करना था या सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना था या जो भी गेम प्लान था, ये फंडे तरीके से कैरी आउट किया गया है। और पाकिस्तान ने जब इन्वेस्टिगेशन का ऑफर किया है तो उससे तो बिल्कुल गुब्बारे से हवा निकल गई है। और अब डरना किस बात का? वी आर हैंड्स आर क्लीन। हम तो खुद टेररिज्म को डील कर रहे हैं और हम इंडिया की तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं कराते, हम दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं करते। हमने तो चले एक्सप्रेस और तशवीश का इजहार किया इस वाक़े पे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे तशवीश का इजहार किया था। कलभूषण यादव जो बंद है हमारे पास यहाँ पे, इनका स्पाई है, वो यहाँ पे टेररिज्म फैला रहा था और सिखों
ढाना, मुसलमानों को परसिक्यूट करना, कश्मीर में मजालिम ढाना, ये भारत का वतीरा है, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं। 90,000 पाकिस्तान शहीद हुआ है दहशतगर्दी की इस जंग में। किसी और मुल्क के पास ये फिगर्स हैं तो बता दें। सही। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं वो आपको कोई और दूसरा मुल्क नहीं मिलता है दुनिया में ऐसा। आपने कुछ दिन पहले जो एक रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहूँगी कि वीडियो पैगाम आ गया जिसमें 24 टू 36 आवर्स का आपने जिक्र किया कि बड़े क्रूशल हैं और क्रेडिबल एविडेंस हमारे पास है कि किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं या कोई हमला कर रहे हैं, कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली हमने देखा कि शायद वही काफ़ी था कि जी इनको तो सबूत मिल गए हैं या इनके पास एविडेंस आ गया है। क्योंकि ये बड़ा एक अजीब सा टॉपिक है। वॉर मॉन्गर्स बैठे हुए हैं इंडियन चैनल्स के ऊपर कि जी पाकिस्तान पे फ़ौरन हमला कर दें, जी बम गिरा दें, नॉट रियलाइजिंग कि दोनों जौहरी ताकतें हैं और ये कोई आसान चीज़ नहीं है कह देना मजाक में कि जनाब जंग होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ भी मीम्स भी बन रहे होते हैं, वो आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि ये कर दो, ऐसे कर दो, हमारे 4 लोग तुम ले लो, 8 लोग यहाँ भिजवा दो। बट एक आम शहरी जो है ना वो बड़ा परेशान है, जिसने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, जिसके एग्जाम्स भी हो रहे हैं, वो ज़रूर आके सवाल करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, जंग हो रही है नहीं हो रही है। तो आप बतौर तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान क्या आप बता सकते हैं कि अभी ख़तरा टल गया है या उसी तरह से मौजूद है जैसे आपने कुछ दिन पहले बताया था? देखिए, थैंक यू वेरी मच। आप इसकी स्ट्रेटेजिक नेचर को अंडरस्टैंड करती हैं कि टाइमली इंफॉर्मेशन शेयर करने से जी कितना बड़ा क्राइसिस अवर्ट हो गया। जी। हैविंग सेड दैट, देखिए भारत की मक्कारी और उसकी बदनीति और इस सारे फॉल फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश, इससे पता ये लगता है कि इनकी हमेशा कोशिश रही है स्ट्राइक करने की। और देखिए इसकी पॉसिबिलिटी अपनी जगह मौजूद है। जहां हम अपने शहरियों के लाइफ का, उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरा ध्यान कर रहे हैं, वहां पे वी आर प्रिपेयर्ड कि अगर ये आए तो इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये अभी तक जो एस्केलेशन कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, तो मैं ये समझता हूं कि इसकी पॉसिबिलिटी अभी तक मौजूद है। ओके। एक वो अभी बिल्कुल वो जो एक स्टैंड ऑफ होता है वो डिसएंगेज नहीं हुआ, और आप देखते हैं कि स्कर्विशेस भी छोटे मोटे चल रहे होते हैं। तो इस पे अभी इट विल बी टू अर्ली टू से, बट आई थिंक इसकी पॉसिबिलिटी अभी तक मौजूद है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज आर रेडी कि किसी भी मिस एडवेंचर का वो भरपूर जवाब देना जानते हैं और इंशाल्लाह देंगे। हमने कभी पहल नहीं की, मगर अगर ये इस तरफ आए तो इनको ऐसी मार मारेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जहाँ पे हम बात करते हैं कि ज़्यादातर आपको ये स्कर्मिशेस जो हैं वो LOC पे नज़र आती हैं, पाकिस्तान की मजबूरी है, हमारे इस तरफ भी कश्मीरी भाई बसते हैं, दूसरी तरफ भी, लेकिन यहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो भी ऑब्वियसली परेशान हैं, उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसी छेड़खानी भारत की तरफ से हो रही होती है LOC के इस पार, और वहाँ मकबूजा कश्मीर को ओपन एयर जेल ऑलरेडी बनाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं, वही कश्मीरी भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं वो आपको महफूज नज़र नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स को वो निकाल निकाल के वापस भेज रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आके मीडिया पे या कहीं खुफिया पैगाम भिजवा रहे होते हैं कि जनाब हम अपने घरों को वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं। सो ये जो कश्मीरी हमारे बहन भाई इतने मुश्किल हालात में हैं, उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी गुलाम है हिंदुत्वा आइडियोलॉजी का। वो दिल्ली के मुसलमान हों जिन पे मजालिम ढाए गए, जो स्टूडेंट मूवमेंट चली आपने देखा, वो कश्मीर के निहत्ते मुसलमान हो। देखिए कश्मीर हमारी शहरग है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट इंडियंस, आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। कश्मीर की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल सपोर्ट मरते दम तक जारी रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और कश्मीरी का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है पर एज पर द UN रेजोल्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स हैं ये। अब मोदी जो एक बुचर ऑफ गुजरात है, उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ मुसलमानों को सबजुगेट करने तक नहीं रही, वो स्प्रेड हो चुकी है सिखों के दरमियान भी। जी। आपका क्या ख्याल है, खालिस्तान बनाने के लिए जितने स्ट्रांग आवाजें उठ रही हैं और सिख जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, वो इस वजह से कह रहे हैं कि वो भी मोदी सरकार के मजालिम को जानते हैं कि कनाडा में सिखों को मरवाया, US में मरवाया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अगेंस्ट कश्मीरीज, अगेंस्ट सिख्स, अगेंस्ट द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया इज इनटॉलरेबल। ये बड़ी मतलब कब तक की माइनॉरिटीज बर्दाश्त करेंगी? तो मैं ये समझता हूं कि ये कश्मीर वाला मामला हमारे दिल के बड़ा करीब है
और पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। इंडिजिनस मूवमेंट है, इंडिजिनस लोग हैं, बिल्कुल उनका राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। यूएन ने उनको ये राइट दिया है, तो मोदी कौन होता है ये राइट रोकने वाला? बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अभी जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, सहाफ़ियों ने, मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उनका प्रोपेगेंडा काउंटर किया। अब एक और चीज़ मगरबी मीडिया से जो हम ने पहले बात की कि वो अटेंशन नहीं मिली, वो जो माजी में उनको शायद तवज्जो दी जाती थी वो नहीं मिली, और इस चीज़ पे भी बड़ी उनको तकलीफ़ ज़रूर है। लेकिन इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए। आपने जैसे कनाडा का जिक्र किया, जस्टिन ट्रूडो, उनका बयान हमारे सामने है कि जी हमारे पास एविडेंस है उनके रॉ के मुलव्वस होने के, कैनेडियन शहरी मारा जाता है, अमेरिका में कोशिश होती है। सो जब फाइव आइज कंट्रीज़ जो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चला रहे हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही होती है, उनके पास एविडेंस हैं जगह जगह कि जी रॉ एक असैसिन्स का नेटवर्क चलाता है, किलिंग नेटवर्क चलाता है, तो उसके बाद तो ये बनता ही था कि मगरबी मीडिया तक भी वो चीज़ें पहुंचती, या कोई और वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण जाधव है ने जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस केस को परसू किया, आज हमारी कस्टडी में बंद है। तो पूरी दुनिया को पता है कि वो यहाँ क्या कर रहा था, टेररिज्म की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो ये रॉ एक नेटवर्क चलाता है असैसिन्स का, वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। और देखिए उसकी कल्मिनेशन पॉइंट अब आया ना, जी। कि जब ये एस्केलेशन हुई, तो मुझे बताइए किधर गई है रॉ जिसने इतने बड़े बड़े दावे किए थे और इतने इतने बड़े ऑपरेशन के दावे किए थे। अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, नैरेटिव फ्रंट पे बुरी तरह पिट चुका है इंडिया, और इतनी बुरी तरह पिटा है कि अब उनको समझ नहीं आ रही, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंडिया के लिए, जब उन्होंने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन करने पे आ गए हैं, या मेरे फोन पे अब मैसेजेस और कॉल्स का स्पैम करने पे आ गए हैं, प्राइम तो ये मिनिस्टर का क्या? भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी यूट्यूब चैनल बैन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल, काकूल की तकरीर हजम नहीं हुई इनको। The way our Prime Minister spoke, and he spoke with resolve like a true statesman, and he gave them a mouth-breaking reply, तो बस वो फिर प्राइम मिनिस्टर से इनको तकलीफ तो है, तो उन्होंने उनका भी और उनका इंस्टा भी ब्लॉक कर दिया। मैं समझ रहा था कि सिर्फ यूट्यूब ब्लॉक हुआ है। तो अच्छा, अब इंस्टाग्राम पे हो अब गया। हमारा हमारा प्राइम मिनिस्टर वेल ड्रेस्ड आदमी है, और वो बड़े कॉन्शियस है इस बारे में। तो इनको मेरा ख्याल है, इनको नहीं पता कि इंस्टा पे बयानिया नहीं बनता, इंस्टा पे तो स्टाइलिश पिक्चर्स लगती हैं। तो इनको वो भी हजम नहीं हो रहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक वेल ड्रेस्ड और एक बड़ा आर्टिकुलेट शख्स है। तो वो उन्होंने इनका इंस्टा भी बंद कर दिया। सही। जब ये सारा ये 22 अप्रैल को हुआ है, पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक ऐसे टाइम पे हुआ है जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहाँ पे मौजूद थे अपनी भारतीय नजाद बीवी के हमरा, और इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था कि जी जेडी वेंस ससुराल आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ नाना नानी से मिलने, छुट्टियां मनाने के लिए, और ये वो जेडी वेंस हैं जो ज़ेलेंस्की को, दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान को आड़े हाथों ले चुके हैं। बट दिस इज़ हाउ दे पोर्ट्रेट जेडी वेंस इन इंडिया। उस वक्त ये ऑपरेशन होता है, उस वक्त ये इंसिडेंट होता है। अब मुझे ये बताइए कि जो उसके बाद अमरीकी सरबराहान के बयानात आए हैं, शुरू हम कर लेते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से कि जी वो कश्मीर को चलें, 1000 साल उन्होंने पुराना मसला कह दिया, बट कहा कि बोथ कंट्रीज विल सॉर्ट दिस आउट। क्या रिस्पॉन्स क्या है वहाँ से? क्या आपको लगता है कि जी कोई सीरियसनेस है, या मोदी के ही बयानियों को बाय किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई कि दोनों ममालिक हमारे करीब हैं, और दोनों को उन्होंने कहा कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, अमन यहाँ पे कायम हो, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये चीज़ फेवर की है। और पाकिस्तान ने अपना पॉइंट प्रूव किया है कि हम दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया किया, जी। उसको अप्रीहेंड करने में, वॉर ऑन टेरर में जो पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं, उसको अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ सफारती महाज पे भी भारत को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहा था, ठीक। और पाकिस्तान को बिल्कुल एक बराबरी की सतह पे ट्रीट किया गया है। तो भारत को तो कहा जाता था बहुत बड़ी मार्केट है जी, बड़े इनके इनरोड्स हैं जी, बड़े लिंकेजेस हैं जी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, सफारती महाज पे भी पाकिस्तान बहुत हद तक कामयाब रहा है, और इसका हमें बड़ा फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में कि नैरेटिव और डिप्लोमेटिक दोनों फ्रंट पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो बहुत बर्तरी से हराया है। ठीक। अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे याद कराया सबको कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते साथ ही वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, उस वक्त
ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के रिएक्शन से लग रहा था कि ये बात कितनी बुरी लगी है, कितनी चुभी है। फिर उसके बाद यही ट्रंप जो अपने पहले टेन्योर के अंदर पाकिस्तान के F-16 जहाज़ों का मेंटेनेंस फंड जो है रोक चुके थे, वो एड रोक चुके थे, वो इन्होंने अपने सेकेंड टेन्योर में आते साथ ही बहाल कर दी। वो भी हजम नहीं हुई, उस पर भी रिएक्शन बहुत सख्त आया इंडिया का। लेकिन अभी एक और चीज़ भी चल रही है कि जो चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर है उसमें वो चाइना के मुकाबले में लाके खड़ा करना चाहता है भारत को। तो क्या एक ये वजह बन सकती है आगे चल के भी कि भारत जो कुछ भी कर रहा हो एविडेंस होने के बावजूद अमेरिका उस पर आंखें बंद कर ले? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे एस्केलेशन हो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जितनी हैं उनका यही बनता है कि दोनों को तलकीन करें कि जी थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन करें, चीज़ों को आगे लेके चलें, इसका कोई हल निकलना चाहिए। तो आई थिंक उनकी अप्रोच हमेशा पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड होती है। और हर मुल्क की ख्वाहिश होती है। चाइना ने पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया है, जी। टर्की की तरफ से इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स आई हैं। उनके जो एक पार्लियामेंटेरियन अली शाहीन, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, हमेशा कश्मीर पे वो बात करते हैं। अजरबैजान की तरफ से बड़ा अच्छा वो आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान को फिलहाल पाकिस्तान इज़ वेरी कंफर्टेबल और उनको बड़ी अच्छे तरीके से ममालिक ने जो है वो उनके स्टांस को बाय किया है पाकिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से कहा है कि भी एविडेंस है तो लाओ, और इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है दिखाने को। बट मिनिस्टर साहब एक चीज़ ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में ही कह दिया था कि चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो या इंडस वाटर्स ट्रीटी को ख़त्म करना या उसको तब्दील करना या उसे जान छुड़ाना यहाँ पर मकसूद हो, आप इस तरीके से आसानी से एविडेंस दिए बगैर निकल नहीं सकते। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए पानी और किसी भी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के भी आवाम के लिए लाइफलाइन है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। एंड स्ट्रेंजली इसको इंडिया एज अ टूल यूज़ कर रहा है, वॉर टूल के तौर पे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो काफ़ी हैं या कुछ और करने की ज़रूरत है? मज़ीद डिप्लोमेटिक टूल्स क्या एम्प्लॉय किए जा सकते हैं हमारी तरफ से? तो आपने अच्छा कि ये सवाल किया। कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारे जा रहे हैं डेलीगेशंस, और इंटरनेशनल जो फोरा है, जी। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम, उधर जा रहे हैं ठीक और है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएंगे, एविडेंसेस के साथ जाएंगे अपना केस जो है वो प्लीड करने के लिए। तो वो भी स्पेशल डेलीगेशन तश्कील दिए गए हैं। तो उस फ्रंट पे भी बहुत तेज़ी है और एज अ स्पेशल मेजर हमारे बहुत सीनियर लोग इसमें जाएंगे और कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर विच मैटर, और जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स हैं विच मैटर, वहाँ पे जाके पाकिस्तान के केस को अच्छी तरह एडवोकेट करेंगे कि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है टेररिज्म में, और टेररिज्म को काउंटर करने में पाकिस्तान का किरदार है। 90,000 लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज भी हम टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब एक पाकिस्तानी शहीद होता है वो अपने मुल्क का दिफा कर रहा होता है, मगर वो आलमी अमन के लिए भी काम कर रहा होता है। ठीक। दुनिया में पीस को इंश्योर करने के लिए भी उसको अपनी जान का नजराना पेश कर रहा होता है। वी आर अ वॉल बिटवीन टेररिस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये हम जो जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग तो है ही है हमारी सर्वाइवल की, बट ये पूरी दुनिया के लिए भी एक पूरी दुनिया में अमन के लिए एक काविश है हमारी। ठीक। हम बात करें अताउल्लाह तारिर साहब से, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात। एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आए हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. We are in conversation with Federal Minister for Information and Broadcasting, जनाब अताउल्लाह तारिर। बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। ये बताइएगा कि अभी हम जो इंडस वाटर्स ट्रीटी पे बात कर रहे थे, ये हमारे यहाँ एक और डिबेट शुरू हुई इस सारे मामले के बाद से, और वो डैम्स की बात है। हम हमेशा देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद, जब ऑब्वियसली इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हों, जब पीक सीज़न हो, स्पेशली मई के बाद से कुछ महीने, तो वो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है। हमारी फसलें तबाह होती हैं, ज़रई ज़मीन जो है वो तबाह होती है, और ये हम बहुत अरसे से देखते चले आ रहे हैं। अब वो कहता है, क्लेम करता है कि जी वही पानी वो रोक देगा, बंद कर देगा, विच ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि माजी का रिकॉर्ड हमें कुछ और बताता है। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि वो अपने रिजर्वॉयर्स पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मज़ीद काम करे? देखिए, पाकिस्तान का आपको पता है कि ऑलरेडी दियामिर भाषा डैम, उसकी कंप्लीशन है 2029-2030 तक, और उस पर बड़ा भरपूर काम हो रहा है। उस पर चाइनीज फंडिंग भी है। उसकी लैंड एक्विजिशन भी नवाज शरीफ साहब के दौर में कंप्लीट हुई। उसकी डैम कंस्ट्रक्शन वाला मामला चल रहा है। तो पाकिस्तान तो अपने प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड भी करता रहता है,
वो चाहे तरबेला हो, वो चाहे नीलम जेलम वाला मामला हो, पीएम 2 दफा नीलम जेलम जी। गए और उन्होंने देखा कि वो ये प्रोजेक्ट कैसे आगे चल रहा है। तो पाकिस्तान के पास बड़ी कैपेसिटी है और पाकिस्तान ये काम करता रहता है। बट यू सी, इंडस वाटर ट्रीटी का नेचर और है। हम्म। उसमें 3 दरिया भारत को मिले थे, 3 पाकिस्तान को मिले थे। बिल्कुल। अब उसके मुताबिक वाटर का डिस्चार्ज और इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज और बाकी मामलात वो बड़े क्लियर हैं। हम्म। और ये भी क्लियर है कि यूनिलैटरली भारत इसको नहीं रिसेंड या रिवोक या टर्मिनेट कर कर सकता। सकता, बिल्कुल। भारत ने जो एक तरफा तौर पे इसको सस्पेंड करने की कोशिश की है, लीगली देयर केस इज वेरी वीक। हम्म। जब ये किसी भी फोरम पे जाएगा तो भारत की पोजीशन, मुझे एज ए लीगल पर्सन और एज समवन हु स्टडीड पब्लिक जी। इंटरनेशनल लॉ, मुझे डिफेंडेबल नहीं लगती पोजीशन। ठीक। अच्छा, लॉ की चलें अभी बात हो ही रही है तो अगर हम माजी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, सो जो कुछ इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, उस पे उनके अपने वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत उनके एक सीनियर वज़ीर के अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए, उनको क्रिमिनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस सूरत हाल को इस इंडिया की सूरत हाल के साथ कंपेयर करें, क्योंकि इस वक्त इंडिया खुद क्लेम ये करता है कि जी 22 अप्रैल हमारा 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था, 22 अप्रैल हमारा 7 अक्टूबर है, यानी वो खुद को इस वक्त इजराइल समझ रहा है और पाकिस्तान को फ़लस्तीन समझ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अपने डिसीजंस हैं जिन पे अमल नहीं होता, तो क्या इंडिया को भी लगता है कि जी ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, ऑलरेडी एक मिसाल मौजूद है, या नेतन्याहू को किसी ने नहीं पूछा, सो वी कैन ऑल्सो गो स्कॉट फ्री? देखिए, एक तो फलस्तीनी अवाम के साथ, फलस्तीन के कॉज के साथ हमारा पूरा, वी आर कमिटेड टू दैट कॉज। जी। हम तो ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने जेनोसाइड किया है, हम्म। वॉर क्राइम्स किए हैं, एंड ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये हम डरके की चोट पे कहते हैं हर हम्म। फोरम के ऊपर। हम्म। मगर पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट है। आई नो। इंडिया ने जब भी अटैक किया है, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके जहाज भी गिराए हैं। और अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा उनको धूल चटाई है। तो देखिए, ये तो बड़ी एक अजीब सा कंपैरिजन है। मैं इस कंपैरिजन से एग्री नहीं करता। हम्म। और मैं ये समझ, भारत की खामख्याली है कि वो पाकिस्तान में कोई भी पेनिट्रेट कर जाएगा या इंग्रेस कर जाएगा। आके देखें तो सही, हमारी फौज तैयार बैठी है, एयरफोर्स तैयार बैठी है, नेवी तैयार बैठी है। कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो इनको बिल्कुल ऐसा रिस्पांस बिफिटिंग और डिसाइसिव मिलेगा हम्म। कि दोबारा उठ सकेंगे। वो तो अपने राफेल तैयारों का बहुत चर्चा कर रहे हैं, उनका मीडिया आप देखें, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास तो ऐसे जहाज ही नहीं प्यारे, है। डिटेल्स आपसे हम इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स शेयर करेंगे। हम्म। तो इनकी इतनी कैपेसिटी होती हम्म। तो ये मारना खाते 2019 में। और अभी भी इनकी जरूरत नहीं है। उस रात मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हमारे पास डिटेल्स थी, जी। तो उसके बाद क्राइसिस अवर्ट हुआ। बिल्कुल। बट ये बहुत डरपोक लोग हैं, ये इतनी जरूरत करेंगे नहीं। अगर करेंगे तो मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक। अभी आपने जैसे कहा कि उनकी तरफ से कंपैरिजन करना बड़ा गलत है, सही नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको ये एक्सट्रीमिस्ट नज़र आते हैं, वो आरएसएस का, बीजेपी का एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव नज़र आता है, वहीं पर आपको वो ज़ायनिस्ट नैरेटिव भी साथ साथ चलता हुआ नज़र आता है। अभी हमारे लंदन में हाई कमीशन के ऊपर जब हमला करने की कोशिश कर रहे थे या परचम को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ही मौजूद नहीं थे, उनका साथ देने वाले कहीं ना कहीं आपको इजरायली ज़ायनिस्ट ज़रूर नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नजर आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है वो वीक किया जाए। पाकिस्तान इंशाल्लाह इज हियर टू स्टे। हम्म। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, वो कायद आजम का फरमान था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। जी। तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगा। 27वीं रमजान की शब मारते वजूद में आया था। तो पाकिस्तान को कई दफा आजमाया गया और पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये भारत की खाम ख्याली है कि ऐसे को अलायंस बिल्ड करके वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। भारत पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। और मैली आंख से देखने की जिसकी कोशिश है या पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश है, इट विल बी मेट विद ब्रूट फोर्स। ठीक। और हमारे यहाँ फिर उन लोगों के लिए भी ये जो दो कौमी नज़रिए पर उंगलियां या सवाल उठाया बिल्कुल, करते अल्लाह थे भला और करे। कहते थे कि जनाब नहीं, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, आज वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती, हमें एक ही रहना चाहिए था। देखिए, मैं समझता हूं कि 2 कौमी नजरिया दिन ब दिन उसको तकवीत मिल रही है, वो स्ट्रांग हो रहा है।
और हम जो कुछ है पाकिस्तान की वजह से हैं। जो वहां के मुसलमानों का हाल है, जो वहां के सिखों का हाल है, मैं ये समझता हूं कि हमें अल्लाह ताला ने ये एक जो पाक वतन दिया है, ये मुल्क खुदादाद, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और फख्र होना चाहिए। और मैं तो देखिए इस जान भी हाजिर है इस वतन के लिए कि जिसने हमें सब कुछ दिया, पहचान दी, एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। तो दो कौमी नजरिया सही था, सही है, और ता क्यामत सही रहे। चाहे बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि ये हम अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन ये माजी में आवाज़ें सुनते आए, और आई थिंक ये वाले जो इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए हैं, इसके बाद ये आवाज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा संभल रही हैं या दब रही हैं। मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली किसी भी क्राइसिस के अंदर, बहरान के अंदर, और ख़ास तौर से जब मुल्क की बका का, सलामती का मामला हो, तो बड़े बड़े भी इख्तलाफात जो है ना वो अपने दूर कर देते हैं। इस बार अगर मैं बतौर स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट आपसे पूछूं कि क्या वाकई में हमारी सियासी क़ुव्वतें भी अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस मामले पर एक पेज पे हैं? क्या वो वाली सपोर्ट आपको, जो मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर या पूरी दुनिया को भेजना चाहिए यूनिटी का, वो नज़र आता है? देखिए, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं बतौर पाकिस्तानी, नॉट एज PMLN। बिल्कुल अब कोई PMLN या पीपल्स पार्टी, GUI, ANP, MQM नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। और सेनेट ने जो जॉइंट रेजोल्यूशन किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, और यूनिफाइड आवाज गई पाकिस्तानियों की। तो फ्लोर ऑफ द हाउस से कोशिश करेंगे जॉइंट सेशन से भी ये आवाज जाए, नेशनल असेंबली से भी ये आवाज जाए। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस कोई नहीं है। एंड मैं बतौर पाकिस्तानी, ये मामला चल रहा है हमारा इंडिया के साथ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिशियन पाकिस्तानी के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं हूं। आपस की लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे। इस वक्त एक दुश्मन है और वो भारत है, और उसका भरपूर मुकाबला करेंगे हर फ्रंट के ऊपर। चलें, बड़ी अच्छी मुझे आपकी बात लगी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। बट एट द सेम टाइम आपकी वही ओपोनेंट जमात कहती है कि जी इमरान खान को रिहा कर दें, क्योंकि वाहिद वही बंदा है जिसके पीछे कौम मुत्तहिद हो सकती है अगर जंग लग गई तो। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाऊंगा, ना मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लीडरशिप या किसी पार्टी की लीडरशिप के फायदे या नुकसान में इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरी पाकिस्तानियत का सवाल है, आई वुड रिफ्रेन। मैं बिल्कुल ना उन पे तनकीद करूंगा, ना अपना बताऊंगा कि जी मेरी लीडरशिप बहुत अच्छी, उनकी बहुत बुरी। ये टाइम नहीं इन बातों का, और ये बातें होती रहेंगी। इसलिए सबको मुत्तहिद होना चाहिए और एक ही बात करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए। पाकिस्तान है। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्लाह तारड़, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुडे। और आखिरी बात इनकी बहुत अच्छी रही कि इस वक्त कोई सियासी इख्तलाफ का वक्त नहीं है, किसी के मुहिब वतन होने की बात नहीं है। हम तमाम पाकिस्तानी और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और जब मुल्क की बका और सलामती का मामला हो तो पाकिस्तान सबसे पहले है और तमाम कौम मुत्तहिद है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। आज नरेंद्र मोदी ललकार रहा है, नरेंद्र मोदी शोर भी मचा रहा है और कह रहा है कि हम बदला लेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के गले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी को अंदर से उठने वाले तूफान का सामना है। मोदी से सवाल किया जा रहा है कि तुम क्यों नाकाम हुए, शवाहिद पेश करो, लेकिन मोदी के हाथ में कुछ नहीं है। गुज़श्ता एक हफ्ते से मोदी सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग्स भी कर रहा है, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से दूरी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई न करने की सलाह दे रहे हैं। भारत के सिक्योरिटी माहिरीन और तज्जियाकार मोदी को बाज रखने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, और उनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई करने पर लेने के देने पड़ सकते हैं। मोदी को बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान से जंग ना करना, हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग का कहना है कि भारत को पाकिस्तान पर ना तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, ना ड्रोन टेक्नोलॉजी, ना फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी और ना ही बहरी क़ुव्वत में बरतरी हासिल है कि हम बिला खौफ कार्रवाई कर सकें। पाकिस्तान लाजमी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा। साबिक भारतीय मिलिट्री ऑफिसर, कई अहम किताबों के मुसन्निफ और फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण सोहनी से जब पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो उनका कहना था कि जंग बिल्कुल नहीं होगी, जंग सिर्फ भारत करना चाहता है क्योंकि दहशतगर्दी हमारी तरफ से हुई है। भारत रिटेलिएट करना चाहेगा, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है।
अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन बायलैटरल बात नहीं रही। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर की हैसियत ख़त्म करते हुए आर्टिकल 70 ख़त्म किया, जब 35A को ख़त्म किया, तो उसके बाद चीन के तमाम सियासी कायदीन बशमूल चीनी सदर शी जिनपिंग ने बार बार दोहराया कि हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी अहम बात, अप्रैल 2020 से चीनी फौज, जिसे PLA भी कहा जाता है, वो भी आकर लद्दाख में बैठ चुकी है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये जंग अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, इसमें अब चीन भी मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। फोर्स मैगजीन के एडिटर ने मजीद तफसील बताते हुए कहा कि इस वक्त भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। हमें नहीं मालूम कि चीन क्या कर देगा। हम चीन के फ्रंट से अपनी फौज नहीं हटा सकते। भारत के पास असलहा भी महदूद है। एयरफोर्स चीफ पहले ही कह चुके हैं कि हमें 42 स्क्वाड्रन तैयारे चाहिए और हमारे पास 30 स्क्वाड्रन से भी कम जंगी तैयारे हैं। अब अगर 30 स्क्वाड्रन में बहुत सारे तैयारे सिर्फ चीन के लिए मखसूस कर दिए गए तो फिर लड़ाई किसके साथ करेंगे? भारत आज एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। नरेंद्र मोदी को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही। ना संजीदा भारतीय दिफाई तज्जियाकार मोदी को पाकिस्तान पर हमला करने का मशवरा दे रहे हैं और न ही भारतीय अफवाज, बिलखुसूस भारतीय एयरफोर्स इस अहल है कि वो जंग को जारी रख सके। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी मोदी की सिक्योरिटी हुक्काम के साथ मुलाकातें इस बात की शाहिद हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी के गले की हड्डी बन चुका है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के सियासी सफ़र में मोदी को पहली बार शायद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल माजी में मोदी अपने ही शहरियों के खून से होली खेलते रहे हैं और फिर सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर सियासी मुहिम चलाते रहे हैं। लेकिन आज मोदी की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। भारत पाकिस्तान पर हमला करने की ना सलाहियत रखता है और ना ही भारत में जुर्रत है। अगर जुर्रत है तो सिर्फ अपनी सरजमीन पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।